नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। श्रीनगर के एनआईटी कॉलेज में आज फिर प्रदर्शन हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज के गैर कश्मीरी छात्र, जिनकी संख्या करीब 80% है, मांग कर रहे हैं कि एनआईटी को श्रीनगर से हटाया जाए। इस पूरे मामले पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल या बर्निंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रीनगर में भारत माता की जय और तिरंगा फहराने की मांग करने वालों पर लाठीचार्ज कैसे हो सकता है। यह सवाल वाजिब है, लेकिन एक दूसरे मूल सवाल को छुपाता है, ये कि एक क्रिकेट मैच से इतनी बड़ी आग कैसे लग गई। कौन उकसा रहा है एनआईटी के छात्रों को। इतने सालों से शांति से साथ रहने वाले स्टूडेंट्स आज अपने आप को कश्मीरी और गैर कश्मीरी में बांटा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है एक मेगा पैनल। एमएम अंसारी हमारे साथ हैं, जो पूर्व सीआईसी है और सरकार ने जो कश्मीर पर बातचीत के लिए दल बनाई थी उसके मेंबर भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील और घाटी की राजनीति में एक्टिव रहने वाली शबनम लोन हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला से बात करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ सुशील पंडित से चर्चा होगी और बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम जुड़े हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा भी हमारे साथ है। स्वागत है आप सबका और उम्मीद करते हैं कि एक वेल राउंडेड मीनिंगफुल डिस्कशन हम कर सकते हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। अंसारी साहब, पहले आप हमें समझाएं कि ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया और क्या ये सिर्फ एक कॉलेज के दो स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच की लड़ाई है या इसमें आप एक बड़ा मैसेज देखते हैं। आपने जो इशारा किया कि इसमें एक बड़ा मैसेज तो यकीनन है, इसलिए कि अभी 3 दिन पहले ही नई सरकार इतनी मुश्किलों के बाद ये फॉर्म हुई है और उसके होते ही फौरन ये क्रिकेट का एक बहाने से वहाँ पे बच्चों में कोई न कोई बात हो गई कि एक तरफ हिंदुस्तान की हार को वहाँ सेलिब्रेट किया जाने लगा। उसके रिस्पांस में प्रवोक होकर के भारत माता की जय बोलने लगे। मेरा अपना मानना ये है कि हॉकी या क्रिकेट जब भी इंडिया पाकिस्तान के जो गेम्स होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें हम तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। जब से हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए तब से हम ये देखने की होता आ रहा है, लेकिन जो ये प्रोवोकेशन हुआ है मैं समझता हूँ कि वो इंस्टीट्यूट लेवल पे हुआ और उसको वहीं पे रहने देना चाहिए था, इसलिए कि हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में कई ग्रुप्स बच्चे होते हैं जो आपस में उनके टकराव होते रहते हैं, आपस में उनके प्रोवोकेशन होते रहते हैं और वो एक लर्निंग प्रोसेस भी है और वहाँ पे एक डिसेंट का एक माहौल भी होता है। लेकिन इस पे जब हमारे सियासतदानों ने बहुत इसके ऊपर बातें कहने लगे तो इससे बात भड़क गई। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहना चाहूंगा जी, देखिए ये तो बात सही है कि जो पुलिस एक्शन हुआ वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत पीसफुली धरने पे थे और वहां से वो बाहर आकर मीडिया से बात करना चाहते थे या सड़क पे जाना चाहते थे, उससे वहां का माहौल बहुत खराब हो सकता था। जाहिर है इसलिए कि पुलिस को वहां एक्शन लेना पड़ा। लेकिन हमने देखा ये कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से बयानबाजी करनी शुरू की, उससे जेएनके पुलिस को कम्युनलाइज करने की कोशिश की और ये कहा नहीं, लेकिन देखिए इसमें नॉन लोकल अंसारी साहब बिल्कुल नई सरकार है जम्मू कश्मीर में, इतने मशक्कत के बाद बनी हुई है, उनके लिए चैलेंज जरूर है। लेकिन शबनम लोन जी, एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत भारतीय पूछ रहे हैं कि क्या इतना बड़ा बवाल मचना चाहिए था अगर कुछ स्टूडेंट्स झंडा फहराना चाहे या भारत माता की जय बोलना चाहे, उन पर लाठियां बरसी, क्या ये गलत नहीं था? जी, मैं बार मैंने यही कहा है, ऑन प्रिंसिपल किसी भी कॉलेज में छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। खासकर एनआईटी में जो लाठीचार्ज हुआ है इन स्टूडेंट्स पे, वो जबरदस्त लाठीचार्ज था। इतना फोर्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, ये एक बात दर्शाता है कि जेके पुलिस को ये लाठीचार्ज करने की आदत हो गई है हर जगह। इस तरह से क्या किया था उन छात्रों ने? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा हम झंडा लहराएंगे, उनको लहराने देना था झंडा, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अब देखिए ये मसला कहां से कहां पहुंच गया। आज आपने देखा कि अब पुलिस कह रही है जी इन्होंने हम पे पथराव किया। मैंने भी वो देखे कुछ वो फोटो शॉट्स, कोई एक स्टूडेंट छोटा सा कंकर उठाया हुआ है हाथ में,
दिस इज एन एब्सोल्यूट शेम ऑन द जेके पुलिस। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? इन्होंने तलबा को वहां पे डिवाइड किया है। देखिए मैच में ये होता रहता है, एक साइड किसी के साथ है। प्रभु चावला जी, क्या बात का भतंगड़ बनाने की जरूरत थी और ये क्यों बार बार इस पर और पॉलिटिक्स हो रही है? आज भी छात्र कह रहे हैं कि एनआईटी को श्रीनगर से शिफ्ट ही कर दीजिए। सवाल जी कि बात का पतंगड़ किसने बनाया? अगर वहां के बच्चों के जब आपने, जैसे मैंने आपको सुना, आपने कहा कि पाकिस्तान के वहां पर जब भारत की टीम हार गई, उसके बाद कुछ लोगों ने नारे लगाया, उसके रिएक्शन में वहां के जो 80% जो लोग हैं जो नॉन कश्मीरी हैं, उन्होंने भारत माता की जय लगाई और झंडा निकाल के निकले। ये कैंपस में होता रहता है। परंतु सवाल यह है कि अगर जेएनयू के अंदर नारे कुछ लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, यहां पर हम आजादी चाहते हैं, मेरे को लगता है कि वहां के बच्चों को ये आजादी लगानी चाहिए। कश्मीर के लोगों को कश्मीर को आजादी चाहिए पाकिस्तानी के एजेंडों से। ये नारा लगना चाहिए था कि आजादी का नारा वहां भी लगना चाहिए था, परंतु वो नहीं लगा क्योंकि समझदार बच्चे थे, उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने केवल भारत का झंडा उठा करके लगाया। उसके ऊपर आपने पुलिस छोड़ दी और पुलिस से उनको पिटवाया। मेरे को इस बात की है कि ये एक साजिश भी हो सकती है कि 2 दिन बाद सरकार बनने वाली थी और सरकार के सामने एक चुनौती खड़े करने की योजना थी, इसलिए ऐसे एलिमेंट जो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, जो वहां पर सरकार की शांति नहीं चाहते या सरकार के सामने जिम्मेवारियां खड़ा करना चाहते हैं या पॉलिटिकल पार्टी को जो एक हैंडल देना चाहते हैं कि ये सरकार जो है ये अपॉर्चुनिस्ट सरकार है, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री जो है कभी भी बयान इन लोगों के खिलाफ नहीं दी, जो आज तक नहीं दिया उन्होंने। परंतु ये एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया गया, ये बात सच है। परंतु वहां पर जो लोग जेएनयू के बारे में हल्ला मचा रहे थे कि यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए था, कन्हैया के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाना गलत था, उसको अरेस्ट करना भी गलत था, ये मानता हूं मैं बात। परंतु वहां पर जिस तरह से हल्ला किया लोगों ने, यहां पर लड़कों को मारा गया। आपने देखा होगा वीडियो, 6 पुलिस वाले एक लड़के को लाठीचार्ज कर रहे थे, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते। अगर झंडा उठाने के लिए हिम्मत नहीं है किसी की, वहां पर लोग 20% लोग उनकी पिटाई कर देते हैं और पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो जाएंगी। आज वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने एक बात अच्छी भी कही है, परंतु बार उनका आइडिया क्या है कि किस तरह से प्रो करो कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और टीडीपी और बीजेपी की सरकार जो है अपॉर्चुनिस्ट सरकार है, वो कंट्रोल नहीं कर सकती। अल्टीमेटली पॉलिटिकल बाइट बना रहे हैं उसको। नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद देखिए जो बयान आया है, और यहाँ पर मेन क्रक्स है पूरे डिबेट का, इसके बाद जो बयान आया है बीजेपी की तरफ से, और वजाहत साहब अगर आप मेरी आवाज अब सुन सकें, कि ये बयान आया है कि अगर ऐसा होता है यहां पर तो इसका रिएक्शन कश्मीरी स्टूडेंट्स पर देश भर में दिख सकता है। जफर इस्लाम जी, अगर आप समझा सके कि उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या वो धमकी है, वार्निंग है, क्या है? देखिए, पहले तो आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में देखा गया, पिछले 3, 4, 5 महीने में हम देख रहे हैं, खास के यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो खास के यूनिवर्सिटीज में उन एंटी नेशनल, जो छोटे से मुट्ठी भर है एंटी नेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी सोच उस तरह की है, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं किसी तरह से, और इस तरह की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो जेएनयू में है। इसका जेएनयू का रिफ्लेक्शन दिखता है हमको कहीं ना कहीं एनआईटी में और कई यूनिवर्सिटीज में पिछले दिनों में देखा है। मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या लाठीचार्ज होना चाहिए था? मैं खुद कहता हूं निंदनीय है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था स्टूडेंट्स पे। हमारी कोशिश होगी, हमारी सरकार की कोशिश है, सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है कि वहां अमन का माहौल हो, बच्चे एकेडमिक ईयर जो उनका जो एग्जाम होने वाला उस पर फोकस करे और किसी तरह की जो नाइत्तेफाकी है उस नाइत्तेफाकी को कम किया जाए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और जो प्रभु चावला जी कह रहे थे उसी पे आपको फर्दर एक्सटेंड करते हुए मैं कहना चाहूंगा, देखिए जो जेएनके में जो एनआईटी में जो नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। सिर्फ जो जिस तरह के सिचुएशन में क्या भारत हारता है, क्या उसका देखिए, आप स्पोर्ट्समैनशिप की तरह आप किसी प्लेयर को, किसी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन क्या भारत की जीत को क्या आप इसको सेलिब्रेट करेंगे? क्या ये अच्छी बात है? इसका रिएक्शन तो होते ही एक स्टूडेंट पे, लेकिन जफर इस्लाम जी, क्या कोई कानून है कि भारत के लिए चीयर करना पड़ेगा? कोई कानून है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं इसके बारे में कह रहा हूं कि कुछ कानून, हर चीज कानून नहीं बताता है। कुछ
सोशल ऑब्लिगेशन कंट्री के लिए होना चाहिए। क्या आप किस इंडिया की हार को सेलिब्रेट करें? टीम को सपोर्ट करना ऑब्लिगेशन कैसे हो सकता है? जी सुशील पंडित जी, तमन्ना जी, सुशील पंडित जी, देखिए हर की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। एक ऐसा क्रिकेट, एक ऐसा स्पोर्ट्स, देखिए आप बेशक पाकिस्तान की टीम की जीत को सेलिब्रेट करें, आप वेस्ट इंडीज की टीम की जीत को सेलिब्रेट करें, समझ में आता है। आप भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएं, ये समझ में नहीं आता है। वहां पर रगड़ो रगड़ो भारत रगड़ो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तिरंगे का अपमान, ये सब हुआ। इसके जवाब में वहां के छात्रों में एक प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने अपने देश के सम्मान को, अपनी भारतीयता को उजागर किया और बाहर निकल करके प्रदर्शन लेकिन किया। इस बार क्यों? क्योंकि ये बार बार होते रहता है, ऐसे बताया जाता है जी। और अंसारी साहब आप इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। नहीं, अंसारी साहब आप शायद क्योंकि आप इंटरलोक्यूटर रहे हैं, ये हमने कई सालों से देखा है कि घाटी में एक मिनट तमन्ना जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मुझे आप देने दीजिए। नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक मिनट पंडित साहब, मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी, लेकिन एक थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट हम खुद समझना चाहते हैं अंसारी साहब, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे इसके बारे में, हमने ऐसा पढ़ा कि कई सालों से जब भी भारत और किसी भी देश का मैच होता है, कई कश्मीरी स्टूडेंट्स दूसरे टीम के लिए सपोर्ट देते हैं। और शबनम लोन, आप भी मानेंगे कि ये सही होता है, ये होता है। ये एक तो क्यों होता है, हमें ये समझाइए। और ये एक प्रोवोकेशन नहीं है क्या? अंसारी साहब पहले। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये प्रोवोकेशन है और नहीं, ये प्रोवोकेशन है और इस प्रोवोकेशन के जवाब में जो फर्दर रिएक्शन होता है, मैं समझता हूं कि कभी कभी ये डिलिबरेटली किया जाता है और ये होता रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहली दफा नहीं हुआ, कश्मीर में हमेशा होता रहा है। और इसके बाद पिछले साल भी अगर आप याद करें तो मेरठ में भी ऐसा हुआ था किसी यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ अभी जो इंटॉलरेंस के बहुत सारे मामले आए तो देखा ये गया कि जयपुर में और मेवाड़ यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामले हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये बहुत काफी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए कि हर शबनम लोन जी, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने मेंबर हैं और इस तरह की करने की कोशिश मैं इनके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। नहीं, देखिए एक बात है, जब ये मसला अब उभरा है कि इन्होंने स्टूडेंट्स पे जबरदस्त लाठीचार्ज किया, स्टूडेंट्स को मारा, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उस वक्त सुबह क्या हुआ, निर्मल सिंह जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो कोशिश की थी, और वो जो दूसरे पीडीपी के मिनिस्टर, वो नईम अहमद खान, क्या नाम है उनका जी, दोनों ने मिलकर कोशिश की थी सारी बात को दबाने की। अगर मीडिया ने यह हाईलाइट नहीं किया होता तो इन्होंने तो दोनों ने कहा था कि भाई कुछ वहां पे कोई मसला नहीं है। तो ये 1 बजे के बाद जब एचआरडी की टीम आई तो निर्मल सिंह ने उस वक्त फिर वो चेंज किया अपना बयान। दूसरी बात, स्मृति ईरानी साहिबा थ्रू आउट कहती रही हैं कि भाई झंडा हमको लहराना है, ये हमारी आन है, शान है और बान है। मेरा सवाल है स्मृति ईरानी साहिबा से कि क्या हुआ इस मसले में, क्या हुआ? इन्होंने अगर झंडा लहराना था तो ये आन बान शान का मसला नहीं था, वो चुप क्यों है? डेस्परेट मेजर्स टू स्टे इन पावर। जब प्रिंसिपल पे आप काम नहीं करते हैं, यू शुड हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स। खामोश होके सिर्फ ये कि सत्ता में रहना है, यही चीजें कश्मीर का पैराडॉक्स है। आज तक यही होता रहा है वहां पर। ऐसी बात नहीं है, सबको ये बातें समझ आती है। जब आप सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है तो यही होता है। अब आप महबूबा मुफ्ती साहिबा को देख लीजिए। ओके, एक मिनट जफर इस्लाम, आपका जवाब इस पर, और फिर चरणजीत साफरा जी। जफर इस्लाम जी, देखिए पहले तो बात यहाँ पर हमारी सरकार की एक ही कोशिश है कि वहां पर जो छात्र हैं, चाहे वो चाहे आउटसाइडर हो, लोकल हो, बाहर से आए हुए हों, सबके लिए एक ही लक्ष्य हम लोगों ने किया है कि भाई सबको एग्जाम का जो अभी टाइम है सब एग्जाम दे, पहली प्राथमिकता हमारी वो है। लेकिन दूसरी बात जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो माहौल क्रिएट किया हुआ है
वो सारा माहौल क्रिएट किया हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर है या फिर कांग्रेस पार्टी, इस तरह की या फिर लेफ्ट पार्टी, इस तरह की चीजों को अननेसेसरी कुछ यूनिवर्सिटीज में बढ़ावा दे रही हैं और यूनिवर्सिटीज को यूज कर रही है एज ए प्लेटफॉर्म। उसका मुख्य कारण यही है, मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार नहीं, मुख्य कारण तमन्ना जी आप मुझे मौका दीजिए। मुख्य कारण यही है कि हमारी सरकार की जो मुख्य कारण यही है। नहीं तमन्ना जी आप मुझे टाइम दीजिए, आप मुझे टाइम नहीं दे रही बात करने के लिए। आप मुझे कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वहाँ जो सरकार, मैं अभी तक बोला भी नहीं हूँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, उनको बड़ी परेशानी है। दूसरी इसलिए वो चाहते हैं कि 25 सालों में जिस तरह से कश्मीर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां अमन कायम नहीं हुआ, वहां के लोग सफर करते रहे, वो आज भी सफर करते रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है कि जैसे भारत बाकी ग्रोथ कर रहा है उसी तरह कश्मीर में ग्रो करे और वहां में शांति हो, वहां के लोगों को अमन हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो। इसको इसमें थोड़े से और विदेश में लोग रहता है, ये कांग्रेस पार्टी और बाकी दीगर पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी पार्टी को प्रोत्साहन देते हैं जो एंटी नेशनल। आप ये समझ जाएं, आप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये समझना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। जरा शांत रहिए, ज्यादा इंटॉलरेंट मत होइएगा। सवाल ये है कि देखिए ये जो जिस तरह से छात्रों को मारा गया है, बड़ी बेदर्दी से मारा, इसका हम विरोध करते हैं। आप सुनिए, हमने आपको सुना। तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, इनका एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स चला है। वो शुरू हुआ लव जिहाद से, फिर बीफ बैन आया, फिर उसके बाद इंटॉलरेंस की डिबेट आई, उसके बाद में इस तरह के सारे विषय जेएनयू का और भारत माता की जय तक हम पहुंचे। ये जो पोलराइजेशन पूरे देश में चल रहा है, एक मिनट सुनिए ना, आप यहाँ पर इंटॉलरेंट मत होइए। आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, डिबेट जो पूरे देश में छात्र भी पॉलिटिसाइज हो गए, सारी यूनिवर्सिटी पॉलिटिसाइज हुई है। बात मत कीजिए, एक मिनट जफर साहब बोलने दीजिए ना, ऐसे तो फिर हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। नहीं, सबको बोलने देंगे। ये गलत है, हमने आपको कंप्लीट करने दिया। ओके प्लीज बोलिए। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मद्रास आईआईटी यूनिवर्सिटी का विषय हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का विषय हो, एफटीआईआई का विषय हो, हर जगह में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आरएसएस के एजेंडे को बीच में लाना चाहा है। वो नेहरूवियन पॉलिसी को खत्म करके यूनिवर्सिटीज के अंदर वो अपनी आरएसएस की पॉलिसी, हेडगेवार की पॉलिसी को लाना चाहते हैं। ये सिद्ध हुआ है। अब इसमें ये जम्मू कश्मीर में आके फंस गए क्योंकि यहां पर इनकी सरकार है। अब लाठियां अगर मारी हैं तो उन भक्तों को मारी है जो देश का तिरंगा लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर जो भारत माता की जय बोलते हैं उनको लाठियां पड़ रही और बाहर जो नहीं बोल रहे हैं उनको लाठियां पड़ रही हैं। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी जो है कैच 69 की पोजीशन में फंस गई है। नहीं सापरा साहब, आपने कंपेयर किया एनआईटी श्रीनगर को हैदराबाद से, जेएनयू से, लेकिन हमारा कहना है, और प्रभु चावला जी आप शायद मानेंगे कि कश्मीर अपने आप में एक अलग सिचुएशन है, एनआईटी श्रीनगर एक अलग सिचुएशन है, और जो पॉलिटिक्स हमें दिख रही है बाकी देश में इस वक्त है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि श्रीनगर में खतरनाक डायमेंशन ले सकती है प्रभु चावला जी। इम्पैक्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज पर चल रहा है, लेकिन कश्मीर में उसी पॉलिटिक्स का असर किस तरह से दिखेगा प्रभु चावला जी? तो देश के लिए बहुत नुकसान होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके जी, मैं तो बोलूंगा जब ये पॉलिटिशियन मेरे को बोलने देंगे ना। आप बिल्कुल बोलने देंगे जी। इनको पॉलिटिशियन सपड़ा साहब मेरे को बोलने दो, आपने बोल दिया। तो सवाल ये है कि सपड़ा साहब की बात जो कह रहे हैं कि हर कैंपसेस में अनरेस्ट हो रहा है, ये बात तो सच है, परंतु आपकी बात बिल्कुल सच है। तो इसलिए सपड़ा साहब की बात भी सच है कि हर कैंपसेस में हर जगह टेंशन हो रही है और उसकी वजह से हर जगह कहीं पिटाई हो रही है, कई जगह लेफ्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, कई जगह, क्योंकि कांग्रेस इन सब जगह पर कहीं भी इतनी एक्टिव नहीं है। जहां पर बाकी के सारे लोग हैं वो या तो नक्सलाइट हैं या मार्क्सिस्ट हैं या ये पीडीपी के जो इधर बाकी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं। परंतु आपने ठीक कहा कि एनआईटी का मसला इन तीनों कैंपसेस से, चारों कैंपसेस से अलग है।
सरकार चुन के आई है, लोगों ने उनको चुन के वोट दिया है। सप्रा साहब ठीक कह रहे हैं कि वो अपना आरएसएस का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पर आप जब पावर में थे आप नेहरू का एजेंडा इंप्लीमेंट करते थे, तब तो लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि आपको लोगों ने चुना था, आपका अधिकार था वो इंप्लीमेंट करने का। अब ये आरएसएस का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सरकार ने 282 सीटें दी हैं लोगों ने उनको, वो अपने एजेंडे को चुन करके करेंगे। आप जब लोगों को पसंद नहीं आएगा उनको निकाल देंगे, जैसे आपको निकाल दिया था। तो इसलिए वो उस बात को छोड़िए आप। पर एनआईटी में जो कुछ हो रहा है, ये पुरानी वहां पर होता है कि कश्मीर कुछ ऐसे छात्र हैं या युवा हैं जिनको मेरे को बात पूरी करने, सप्रा साहब फिर आप बोल लीजिए। आपने कहा ना कि आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल वो कर रहे हैं वो लोग, मैं आपसे सहमत हूं इस बात से, क्योंकि पर मैं कहता हूं उनके पास चुने हुए अधिकार हैं, उसका विरोध करेंगे, जनता करेगी, हटा देगी उनको। नहीं, लेकिन प्रभु चावला जी, जनता जब तक विरोध करे, हटाए ना हटाए, यही हो रहा है। जब भी पाकिस्तान जीतता है, नहीं प्रभु चावला जी आप सही कह रहे हैं, जनता हटाए नहीं हटाए वो दूर की बात है, लेकिन कश्मीर जैसी जगह पर एक तरफ अगर आप कश्मीरियत वर्सेस राष्ट्रवाद का कॉकटेल बना देंगे तो उसके रेपरकशंस कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये मेरा सवाल है। सुशील पंडित जी, क्या आप देशभक्ति जोर जबरदस्ती से श्रीनगर में थोप सकते हैं? मेरे बात तो पूरी करने दीजिए। जी जी आप पूरी कीजिए प्लीज मिस्टर चावला। यस, हाँ, क्योंकि आप भारत को राष्ट्रवाद वर्सेस कश्मीरियत क्यों बनाया? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने क्या बनाया था? मतलब सवाल ये है कश्मीरियत कब तक चलेगा? या तो वहां पर 80% छात्र अगर झंडा उठाना चाहते हैं तो क्या परेशानी है? आप अपने नारे लगाइए उनको। अगर जेएनयू के अंदर अधिकार है किसी को आजादी मांगने का, क्या कश्मीर में वो आजादी नहीं मांग सकते? ये जो हमारा मीडिया का सोचना है कि कश्मीर को स्टेट की राष्ट्र, जो भारत एक है, कश्मीर उसका अंग है, उसके अंदर वो नारे लगा रहे थे, उसके ऊपर लाठीचार्ज करना पुलिस द्वारा जो जेएनयू में हुआ था वो गलत हुआ था, तो कश्मीर में कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद का नारा लग रहा है? वो लोग अपना काम करके पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए या भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाए तो इमोशनल रिएक्शन हो गया। वहां सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, परंतु हम सीआरपीएफ का जी पॉलिटिकल क्यों लाना चाहते हैं? पॉलिटिकल भी, और दूसरी तरफ जब आपने सीआरपीएफ को जोड़ दिया इसमें, सुशील पंडित जी, जब सीआरपीएफ को जोड़ दिया तो क्या एक साफ मैसेज नहीं भेजा कि वहां पर जम्मू कश्मीर की जो सरकार है जिसमें पीडीपी और बीजेपी दोनों हिस्सेदार हैं, वो शायद इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाएगी? फिर से वहां पर भी एक तरह की पोलराइजेशन हो गई कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो शायद कश्मीर स्टूडेंट्स का पक्ष लेंगे और जो सीआरपीएफ है वो गैर कश्मीर स्टूडेंट्स का पक्ष लेंगे। ऐसी एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये मेरा सवाल है। सुशील पंडित जी। तमन्ना जी, कश्मीर को समझने के लिए आपको मैं 2-4 तथ्य देता हूं। वहां भारत चाहे किसी मैच में जीते या हारे, पथराव दशकों से होता आ रहा है। जब मैं वहां रहा करता था हमारी खिड़कियां टूटती थीं, चाहे भारत जीते या हारे। सारा कहर हम पर बरसता था और सारे उनके जश्न जो थे वो भी हमारे नुकसान से ही होते थे। आज भी वहां एनआईटी का जो हॉस्टल है, जो उसकी दीवार चार दीवारी के साथ सटा हुआ है, जब भारत हारा तो वहां रात को खिड़कियों पर पथराव हुआ, कांच टूटे। ये हुई नंबर 1 बात। नंबर 2, ये वहां पहली घटना नहीं है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, सीनियर्स ने उन्हें कहा है, वो आज पिछले दशकों से झेल रहे हैं। वो पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था 2006 तक, 2006 से वो एनआईटी बना है। वहां पर और अन्य कैंपसेस में कश्मीर के पृथकतावाद और जिहाद के नाम पर भारत का विरोध मुसलसल चलता आ रहा है। ये बात सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता है। आप कह रहे हैं कि पुलिस को हटा करके सीआरपी को लाया गया, अरे पूरे कश्मीर को आर्मी के हवाले करना पड़ा। बीएसएफ आई, सीआरपी आई, क्योंकि वहां की पुलिस नाकाम रही है। उसके बहुत सारे एक बड़े वर्ग में घुसपैठ हो चुकी है। वो कई बहुत हद तक इतनी इफेक्टिव नहीं है। हालांकि उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस मिलिटेंसी को कर्ब करने में। उसके कुछ दस्ते जो हैं वो बड़े प्रभावी रहे हैं, लेकिन पूरा पुलिस फोर्स, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, यहां तक के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज की फैकल्टी, वहां की ब्यूरोक्रेसी, यहां तक कि वहां का बार एसोसिएशन, वहां के वकील, आप अगर हाल का इतिहास देखें, कश्मीर की हालत ठीक नहीं है। लेकिन
इस घटना ने हमको एक चेतावनी जरूर दी है जी। और वो चेतावनी ये है कि यदि वहां पर चलते हुए जिहाद और भारत से जो अलगाव की मुहिम चल रही है उससे आप आंख बचाएंगे, नजरें चुराएंगे, किसी तरह के करिश्मे और चमत्कार या किसी तरह की चालाकी से उसको निपटाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके बस की बात नहीं है। इन छात्रों ने बताया है कि वहां पर चलने वाले जिहाद और भारत विरोध को बिल्कुल सामने आकर के आंख से आंख मिला करके उसका विरोध करना पड़ेगा। तो सुशील पंडित जी, अगर आप जिस तरह का रिएक्शन प्रपोज कर रहे हैं, मेरा फिर वही सवाल है शबनम लोन जी, जिस तरह का रिएक्शन प्रपोज कर रहे हैं सुशील पंडित जी कि आप अब आंख मिलाकर प्रपोज नहीं कर रहा हूं, मैं तमन्ना जी कह रहा हूं कि भारत की पॉलिटिकल क्लास को, भारत की रूलिंग क्लास को, भारत के पॉलिटिकल पार्टीज को खुशामद नहीं करनी है, किसी तरह के ऐसे सपने नहीं दिखाने हैं, ऐसे लालच नहीं देने हैं जो कि भविष्य में संभव नहीं है, मुगालते में नहीं रखना है, दो टूक और साफ बात करनी है। नहीं, लेकिन आप क्या इन्फोर्स करेंगे शबनम लोन जी? मेरा सवाल है कि आप क्या इन्फोर्स करेंगे? क्या आप कश्मीर में इन्फोर्स करेंगे कि सब भारत माता की जय कहें? क्या आप कश्मीर में इन्फोर्स करेंगे कि जब भारत की कोई मैच चले तो वो भारत के लिए चीयर करे? और क्या इन्फोर्स करके पूरा हल निकलेगा? तमन्ना जी, मैं थोड़ा इस पर टिप्पणी करना चाहता हूं। इन्फोर्स तो मुल्क में भी नहीं हो सकता है। भारत माता की जय जो बोलना चाहते हैं वो बोले, जो बोलना चाहे मादरे वतन जिंदाबाद वो बोले, कोई बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो बोले। ये सही कहा सुशील पंडित साहब ने कि भाई आप वो चीज करें जो बाद में इन्फोर्स हो सकती है। देखिए यहाँ पे जबरदस्ती आपने ये कहा कि कहना है भारत माता की जय। देखिए स्मृति ईरानी साहिबा ने कितनी आसानी से कश्मीर में भारत माता की जय को कहा ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो अलग बात। वहां पे मेरा सवाल है कि भारत माता की जय कश्मीर में फिर स्टेट सब्जेक्ट कैसे हो गया? यहाँ पे ये आंसर आता है इस बात का कि जब आपसे कोई सिचुएशन बाद में हैंडल ना हो, सो डोंट टेक इट दैट फार कि बाद में आप वहां से वापस नहीं आए उस सिचुएशन से। नहीं, ये एक देखिए बिगर पिक्चर बनती हुई जा रही है। एक पॉइंट अब ये जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीरी और नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स, मैं ये चाहती हूं कि इनकी स्टडीज पे फोकस हो, कोई रेकंसाइलेशन कमेटी बननी चाहिए इनके पेरेंट्स की। नहीं, लेकिन आप देखिए शबनम लोन जी, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक 3 तारीख तक पूरा मामला शांत हुआ था। कुछ हद तक दोनों साइड्स ने हाथ मिलाए थे और शांति बहाल हुई थी, और फिर से एक प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर लाठी बरसी और ये मामला आगे आया है। अब हमारा सवाल है कि क्या ये मिलनी चाहिए, क्या ये पूरी मिलनी चाहिए कॉलेज अथॉरिटीज को, क्या ये पूरी सिचुएशन अंसारी साहब, क्योंकि आपने कई दशकों तक देखा है कि किस तरह से धीरे धीरे कश्मीर को मेन स्ट्रीम में मेंटली लाया गया है। जियोग्राफिकली तो है ही, लेकिन दिलों को, दिमागों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया गया है। आज की जो सिचुएशन है वो क्या इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर सकती है, पीछे ले जा सकती है? अंसारी साहब जी, मैं इस बात को समझ रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बहुत ही पीछे हमें ले जा रही है। और अब तक ये हमारी कोशिश रही है कि हम ये देख रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को या वहां के आवाम को हम ब्लेम करते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन जो खराब हुई है इसके पीछे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज में नाम लेना नहीं चाहता कि किसने क्या क्या कहा, और इन दोनों ग्रुप्स को बहाने की और उनको उकसाने का काम किया है और वहां पे फिजा खराब करने की कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिजा खराब जो आज हुई है, ये इसके लिए पहले से एक मुद्दा माहौल जो है वो तैयार पड़ा हुआ था, और ये था कि आप देखें कि वहां पे 1800 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो नॉन लोकल्स हैं, और सिर्फ 150 जो बच्चे हैं वहां पे जो पढ़ रहे हैं वो लोकल स्टूडेंट्स हैं। और ये देखा गया है कि वहां पे कोई टीचर वहां पे जाना नहीं चाहता। स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं वो अपना माइग्रेशन कराना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। वहां पे जो बच्चे जिस तरह की फ्रीडम आजादी चाहते हैं
उनको नहीं मिल पाता, इसलिए कि या तो वहां पे कर्फ्यू होता है या वो हड़ताल होती है या क्लोजर होता है। तो कहने का मतलब ये कि वहां पे इस इंस्टीट्यूट के साथ बहुत दिनों से प्रॉब्लम चली आ रही है, और इस जो माहौल जो अभी बना है, जो नई सरकार बनी है, और जिस तरह की ये नेशनलिज्म के ऊपर जो डिबेट होने लगा है और जो भारत माता की जय के ऊपर जो बातें होने लगी है, इस पूरे माहौल का फायदा उठाते हुए, और पिछले दिनों जो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी जयपुर में भी हुआ जी, मेरठ में हुआ, जेएनयू में या और जगहों पे हुआ, और इस माहौल को इस्तेमाल किया गया है। और इसके पीछे मैं समझता हूं कि बच्चों को या वहां की लोकल जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको तो सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं। और क्या हमें ऐसा माहौल पैदा करना है हो चाहे एबीवीपी कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, ये बताना चाहता हूँ नहीं, एक छोटा सा आग लगाने में जो कोशिश है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, जो आग लगाने की कोशिश है अंसारी साहब, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर आग लगाई जा रही है, वो आग कैसे बुझेगी? खास करके कश्मीर में आज ये बयान आता है, और जफर इस्लाम इससे इनकार करें, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं, ये बयान आता है कि यही चीज कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ पूरे देश में हो सकती है। तो आपने फिर क्या कश्मीरी स्टूडेंट्स को और दूर पुश करने का काम किया है या नहीं? इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। ऐसे कुछ दृश्य इस हफ्ते निकल कर आए हैं एनआईटी श्रीनगर से, जिससे पूरा देश चौंक गया है। लाठी बरस रही है छात्रों पर, एनआईटी के छात्रों पर, और इसलिए बरस रही है क्योंकि उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और उसमें वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जेएनके पुलिस का कहना है कि उन पर पथराव पड़े और वो चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स अपने गुस्से में गेट के बाहर जाकर शहर में हल्ला ना मचाए, और इसलिए उन्हें अंदर रखने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये दलील को ज्यादा लोग मानने को तैयार नहीं है। हम आवाज अड्डा में आज इसके पीछे की कहानी देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके आगे के क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या निकल कर आ सकता है, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शबनम लोन जी, फिर से मैं आपके पास आती हूं इस बात पर, और आप फिलहाल शायद एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक नजरिए से ये बोल रहे हैं कि देखिए पीडीपी और बीजेपी की सरकार डबल स्टैंडर्ड्स कर रही है, इसको वो नहीं कंट्रोल कर पाई। लेकिन अगर आप आज इस सिचुएशन में होती, कश्मीर की सरकार चलाने की सिचुएशन में होती, तो क्या आप में चिंता की भावना नहीं होती कि ये जो आग, जो चिंगारी लगी है एनआईटी की, वो कहां तक फैलेगी और कैसे फैलेगी? तमन्ना जी, मैं इस वजह से नहीं कह रही थी कि मैंने सरकार की निंदा की। मैं ये कह रही हूं कि देख लीजिए फिर सरकार कितनी कमजोर है कि जो ही ये मसला उभरा, एक सरकार का एक मंत्री वहां नहीं जा पाया। तो ये सरकारें किस काम की हैं? आप लोगों ने ये सरकार हमें दी है, तो ये किस काम की सरकार है? दूसरी बात, ये आप प्लीज नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम स्पीकिंग विद अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रही हूँ। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा, हर गवर्नमेंट इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, क्योंकि उनके बेशतर स्पोक्स पर्सन जो हैं, सारी वादी में हम लोगों को मालूम है कि उन्होंने मुफ्ती साहब के देहांत होते ही खुद सरकार बनाने की कोशिश की थी। एक वक्त ऐसा भी हो गया था कि दे लेफ्ट बेरीव्ड महबूबा मुफ्ती, अलग छोड़ दिया था उनको जी। तो ये जो इनके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मेन, कोई यहाँ से आरएसएस के हैं, कोई लाल माधव साहब, तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए हाउ द रिपोर्ट दैट ही गिव्स टू द सेंटर, क्योंकि बीजेपी वाले आजादी के बाद पहली बार सरकार में आए हैं वहां। तो हमारी जो, मेरी अपनी रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो होती हैं, वेरी डेस्परेट टू स्टे इन पावर, एक पावर सफारी पर हैं वो लोग। इसीलिए पीडीपी या लोकल बीजेपी लोगों के जो रिपोर्ट्स हैं सेंटर में, वो बड़ी बहुत होशियारी से, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत नजदीकी से उनको देखना चाहिए। ओके, जफर इस्लाम जी, आपका रिस्पॉन्स इस पर एक सवाल के साथ
कि जो बीजेपी की स्टेटेड पॉलिटिकल पोजीशन है, राजनीतिक प्लान है कि देशभक्ति को एक बड़ा प्लैंक बनाना है, ये हमारी बड़ी मैसेज है। अब क्या कश्मीर की सेंसिटिविटी देखते हुए वहां पर इसका प्रयोग बैकफायर हो सकता है, और क्या उसे बैकफायर आप होने देंगे, क्योंकि पूरे देश में इसके अच्छे गेन्स मिलते हैं आपको? तमन्ना जी, मुझे आप मौका दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, आप मुझे मौका नहीं दे रही बस, तो मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट। देखिए, पहली बात जो आपने शबनम लोन जी ने उठाई बात और जो आपका सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, पीडीपी की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक चीज पे जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो विजन है और जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की विजन थी कि कश्मीर जो पिछले 25 सालों से सफर कर रहा, वहां लोग आज ये सब चीजें जो देख रही हैं, उसका कहीं ना कहीं उसकी वजह है कि कश्मीर सफर किया है पिछले 25 सालों में, ना तो वहां जॉब क्रिएशन हुआ है, ना तो वो ग्रोथ हुआ है, सिर्फ अनस्टेबिलिटी है, और वहां पर ऐसी कोई स्थिर सरकार नहीं रही जो कि स्टेबल सरकार रही, जो कि वहां लोगों के लिए कुछ, वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, या वहां पर ऐसे सिचुएशन है जो वहां पर अमन कायम कर पाए। तो हमारे प्रधानमंत्री का विजन, एक मिनट तमन्ना जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का यह विजन था कि जो पूरा भारत ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, कश्मीर उस पर छूट गया 25 सालों में, अब नहीं छूटा रहे, और इसी वजह से यह सरकार हमने अपने आइडियोलॉजी के कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया, लेकिन हमने प्राथमिकता दी है उस चीज को जो उस वक्त इस्लाम साहब आपने बहुत जरूरी बात कही है, और नहीं, आपने बहुत जरूरी बात कही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या राष्ट्रवादी ब्रिगेड प्रधानमंत्री के इस विजन को डीरेल नहीं कर देगी? यही विजन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सरकार जिसके लिए आपने इतना बोल्ड राजनीतिक प्रयोग किया है, इस बीच में आप देखिए जो पहला टेस्ट है उसमें तो बुरी तरह फेल हुई है आपकी और पीडीपी की सरकार। बिल्कुल नहीं सर तमन्ना जी, अभी सरकार 2 दिन पहले बनी है, आपको सरकार को क्रिटिसाइज करने से पहले सरकार को टाइम दीजिए। देखिए, पिछले 10 महीने बड़े अच्छे से सरकार चली, कई और प्रधानमंत्री ने वहां पर अनाउंसमेंट भी किया पैकेज 80,000 करोड़ का। सरकार को चलने दीजिए, सरकार को क्रिटिसाइज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास के जैसा पवरूल चावला जी कह रहे थे, एक सिचुएशन होती है तो ये देख के नहीं आती कि 2 दिन हुए या 3 दिन हुए सरकार के। जी चरणजीत सापरा, आपका रिस्पॉन्स? तो कुछ किया नहीं जी, चरणजीत सापरा। तमन्ना जी पहले पूरा कह देते। नहीं, मेरा कहना यह है कि इतना भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। मेरा कहना यह है, देश तो जानता है कि आपके वाइस प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। बिहार के चुनाव देश ये भी जानता है कि ये जो 5 राज्यों के जो कॉन्स्पिरेसी है वो सारे आप लोगों के क्रिएट की हुई, आप और लेफ्ट और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसे आप जो बोल रहे हैं कहे कि आप हमारे देश को जानना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी कोई आप बोले, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप पीडीपी से खुद ही परेशान हो। एक मिनट, ऐसा मत करें प्लीज, ऐसा मत, शांत हो जाइए, ऐसा मत करें जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए ना, जी साहब पूरा कीजिए। मैं यही इंटॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी में जब तक खत्म नहीं होगा तो भारतवर्ष का कभी उद्धार नहीं होगा। ब्रिगेड को देखा हम लोगों ने, देखिए ये मुद्दों की तलाश में है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में कौन सा सिक्का चलेगा। अब इसमें इनकी दुकान चला दी आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कि भारत माता की जय। अब वो बोल के जब सरकार बननी थी पीडीपी की तब मोहन भागवत जी पीछे हो गए, लेकिन इनके दूसरे नेता वही आलाप रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है ना, इनको समझना पड़ेगा कि ये सत्ताधारी पार्टी है, इनको समझदारी से देश चलाना है। आप खाली गुजरात नहीं चला रहे नरेंद्र मोदी जी को कहिए, आप पूरा देश चला रहे हैं। आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, संवेदनहीन भाषण करके आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करके असाउद्दीन ओवैसी जो आपका भाड़े का टट्टू है, सुशील पंडित जी, अगर आप उकसाएंगे तो ये पूरे देश में माहौल खराब होगा। ये कि कोई और पूरे देश में माहौल। एक मिनट सापरा साहब, एक तो अच्छी है आपने आपकी बात रखी, देख रहे हैं आपने आपकी बात रखी, लेकिन बस एक कमेंट और उसके बाद सुशील पंडित एक कमेंट, एक ऑब्जर्वेशन मैं अपना बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों में इस पूरे नेशनलिज्म की डिबेट में कांग्रेस पार्टी ऐसे करवटें बदल रही है, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं है कि इस डिबेट पर आप लोग क्या बोलना चाहते हैं।
आप कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि क्यों भारत माता की जय नहीं बोलने देते, फिर आप बोलते क्यों जबरदस्ती बोलते हैं। राहुल गांधी आज बोलते हैं कि लाठी नहीं पड़नी चाहिए थी, बिल्कुल सही, लाठी नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जेएनयू में उनका दूसरा स्टैंड रहता है। तो आप पहले थोड़ा डिसाइड कर लीजिए, के साथ में है ना? आप डिसाइड कर लीजिए। बस एक छोटा सा मेरा कमेंट था, प्लीज डोंट माइंड इट। सुशील पंडित जी, क्यों लगने लगा? सुशील पंडित जी, देश के अंदर नेशनलिज्म कम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगने लगा? देश के अंदर ओके सुशील पंडित जी, सापरा जी, मैं फिर से जब आपके पास आऊंगी तो आप पूरा रिफ्यूट कीजिए आप चाहे तो, जब मैं बस अपना ऑब्जर्वेशन बता रही थी। जी सुशील पंडित जी, इनको क्यों लगने लगा कि इस देश के अंदर, ये डर क्यों लगने लगा कि इस देश के अंदर अलगाववादी ताकतें ज्यादा हैं? ओके वन सेकेंड, सुशील पंडित बोलेंगे आप, सुशील पंडित और फिर एमएम अंसारी। हाँ जी, सुशील पंडित जी, क्या तो जबरदस्ती की चर्चा, आप सब महानुभावों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। न सिर्फ वहां के सुशील पंडित बोलेंगे अभी प्लीज। न सिर्फ वहां के छात्रों पर लाठियां भांजी गई, 5 लोग अस्पताल में हैं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 छात्रों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। उन्हीं छात्रों को जिन्हें पुलिस ने पीटा, आज तक पुलिस का एक व्यक्ति भी जख्मी नहीं पाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का, फैकल्टी का कोई नॉन स्टूडेंट अभी तक जख्मी नहीं पाया गया है, लेकिन 20 छात्रों के खिलाफ नगीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 147, धारा 148, 152, 153, ये है वहां की सरकार। इस बात को संभालने की जगह वो उन्हीं छात्रों पर और प्रताड़न कर रही है और उत्पीड़न कर रही है और उन आतंकित छात्रों को और परेशान कर रही है। रही बात कांग्रेस की, तो वो गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनादास, और ये सारा खेल उन्हीं का किया हुआ है। कश्मीर आज तक जो हालत हो गई है। सुशील पंडित जी, क्या आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां के गैर कश्मीरी स्टूडेंट्स को उकसाया कि आप भारत माता जय की जय के नारे लगाएं, कि आप लड़ाई करें, कि क्यों आपने वेस्ट इंडीज को सपोर्ट किया? क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं और क्या ये किसी सबूत के साथ क्लेम कर रहे हैं? जी, कांग्रेस के बस की नहीं है वहां किसी को उकसाना। तो फिर आप किस बिना पर क्लेम कर रहे हैं? जिस तरह के समझौते करती है, मैं आपको बताता हूं, 2008 में कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर थे। इसी कांग्रेस पीडीपी सरकार के गठबंधन में जो जमीन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित की गई थी, उसे वापस लेने का काम किया इन्होंने। उन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया वहां पर। सुशील पंडित जी, आप देखिए, आप और जम्मू में पहली दफा एक बड़ा आंदोलन आया। नहीं, आप देखिए, आप कांग्रेस घुटने टेकती रही है। आप पूरे इशू को डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि नहीं, आप पूरे इशू को डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि आपने खुद कर रहे हैं, आप कहाँ पीछे, क्योंकि आपने खुद क्लेम किया है कि कांग्रेस पार्टी केपेबल नहीं है कि वहां पर छात्रों को उकसाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता से, जम्मू कश्मीर की सत्ता से बाहर आपने खुद कहा है? और हम एनआईटी श्रीनगर के सिचुएशन की बात करें कि ये कैसे शुरू हुआ और क्यों इतना बड़ा बन गया है। एमएम अंसारी साहब, ये अब इतना बड़ा बन गया है और प्रॉब्लम ये है कि देश भर में ये इस तरह का टॉकिंग पॉइंट हो गया कि देखिए वहां के कश्मीरी स्टूडेंट्स कितने पेट्रियोटिक नहीं हैं और वो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, भारत की टीम के लिए चीयर नहीं करना चाहते, और जो शायद इसमें कई सारे फैक्ट्स भी हैं, लेकिन वो पूरे प्रोसेस को कहां लेकर छोड़ जाता है। उस प्रोसेस जिस पर आप जैसे लोगों ने इतने सालों तक काम किया कि कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियों को आप एक साथ लाए हिंदुस्तान के साथ, उस प्रोसेस का क्या होता है? तमन्ना, मैं कहना चाहूंगा कि बदकिस्मती तो यह है कि तमन्ना, मैं ये मुख्तसर में कहना चाहता हूं कि बदकिस्मती तो यह है कि स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप हैं
और इन स्टूडेंट्स ने गलत किया या सही किया वो तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत इसमें सुलझे हुए लोग और पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ लोगों ने जो ब्लेम गेम शुरू कर दिया और एक दूसरे के ऊपर हम जिसको कहते हैं छीटाकशी मडस्लिंगिंग जो शुरू की है, उससे जो अब तक जो कोशिशें हुई है कि कश्मीर को जोड़ा जाए, कश्मीर के नौजवानों को और हिंदुस्तान के नौजवानों को जिनके मुस्तकबिल, जिनके फ्यूचर में हमें एक नए हिंदुस्तान को बनाना है, उस कोशिश में बहुत ही बड़ी नाकामी मिलने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि हमारे आज के लीडर्स शायद ये बहुत दूर अंदेश नहीं है और इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम अपने नौजवानों को क्यों भड़का रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आग जो है सिर्फ कश्मीर और श्रीनगर तक नहीं रहेगी, इसका असर पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में दिखाया जा रहा है। और इसलिए चाहे ये इशू चाहे नेशनलिज्म के नाम पे हो या हम भारत माता की जय के नाम पे हो या कश्मीर की आजादी के ऊपर हो, इसका पूरा नुकसान जो है और इसका इम्पैक्ट हमारे यूथ पे पड़ता है और इन यूथ को हम फर्दर एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और यूथ को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि आज की लीडरशिप ही जिम्मेदार है और मैं समझता हूं कि लीडरशिप को एक साथ बैठ करके सोचना चाहिए कि वो हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, अपने बच्चों को। प्रभु चावला जी, यहाँ से अब ये जो ब्लेम गेम है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं आपको ये बता सकता हूं कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा है जिससे कि ये इन स्टूडेंट्स को दोनों ग्रुप्स को शय मिली है और जिसकी वजह से ये इसमें शामिल हुए हैं। और जाहिर है कि अब इसके बाद हम पुलिस को कहते हैं, जेएनके पुलिस को या सीआरपीएफ को बदनाम करते हैं। और जो एक नई कोशिश वहां पे हुई है, जैसा कुछ हमारे दोस्तों ने यहाँ पे पैनल में कहा कि एक अलायंस एजेंडा है जिसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश हो रही है, उसमें भी जाहिर है कि बहुत बड़ी एक नाकामी ले आने की कोशिश है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है ये मैं समझता हूँ कि न तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अच्छा है, न तो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है और न ही हमारे नौजवानों के लिए अच्छा है। इसके ऊपर जरा गौर से सोचने की जरूरत है बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करें। ओके प्रभु चावला जी, अब इसके बाद एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन, मुश्किल दौर शायद बीजेपी के लिए, क्योंकि एक पोजीशन ली है कि सरकार ने और बीजेपी एज अ पार्टी ने राष्ट्रवाद पर और फिर जम्मू कश्मीर में उनको ये सिचुएशन अब ठीक करनी है। अब आगे का रास्ता आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं मिलकर के बातचीत करनी चाहिए। जैसे किसी ने सजेस्ट किया कि रिकंसिलिएशन होना चाहिए। अगर कश्मीर के लोग जो हैं जो यहाँ पर बैठी हैं वो लीड ले सकती हैं। कश्मीर के जो ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल टाइप हैं, शमीम अपने अंसारी साहब बैठे हैं, इन लोगों को लीड लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अपने अंदर के लोग जब तक लीड नहीं लेंगे तब तक कश्मीर जो है मेन स्ट्रीम में जाने की जो कोशिश हो रही है उसको बाकी लोग सपोर्टाइज करते रहेंगे। बाकी बॉर्डर के जो लोग आते हैं, वहां से बॉर्डर से बाहर से जो लोग आते हैं, इस तरह के लोगों को ऊपर हैंड रहेगा। मेरे को लगता है कि टीवी चैनल पर जो डिस्कशन लोग कर रहे हैं जो कश्मीर में रहते हैं, इन लोगों को आकर के उमर अब्दुल्ला साहब हैं, बाकी लोग हैं और बाकी बीजेपी के लोग हैं, ये सब मिल करके वहां जाकर के छात्रों से बात करें कि भारतवर्ष के अंदर रह करके ही अगर कोई भारत माता की जय करता है उसके ऊपर आपको इतराज क्यों होना चाहिए जी। लेकिन जो दूसरी डिमांड बातें हुआ और आप अपनी इंडिपेंडेंट अपनी बोलिए, जो स्टूडेंट का एक तरीका होता है जी, नहीं मैं जो कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स को एक फ्रीडम मिलनी चाहिए बातचीत करने की, और एंटी इंडिया कैंपेन वहां पर तो नहीं हो सकता ना, नहीं, तो नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है प्रभु चावला जी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप भारत के साथ पार्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप स्टेट लाइन्स पर नहीं बोल सकते कि इस स्टेट के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मायने बदल जाते हैं। वो तो जहां है वो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो बात तो ठीक है। लेकिन अब आप देखिए सुशील पंडित जी की जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स आई हैं छात्रों की तरफ से, जो गैर कश्मीरी छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो एनआईटी को शिफ्ट कीजिए श्रीनगर से बाहर, और फिर उनके कुछ ऐसे डिमांड्स है कि फैकल्टी पर आप एक्शन लीजिए, कुछ फैकल्टी पर आप एक्शन लीजिए, जो सब हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो ऑफ द रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि हमारे करियर खराब ना हो। कहीं मैं पढ़ रही थी एक डिमांड थी कि आप कैंपस में मंदिर भी बना दीजिए। तो ये सब डिमांड्स को अब कैसे हैंडल किया जाए? तमन्ना, जिन छात्रों का अपने मेस मैनेजर के ऊपर से विश्वास उठ जाए, जिनकी फैकल्टी उनसे कहे कि तुम हमसे निपटोगे, हम देख लेंगे तुम्हें, जिन्होंने अपने सीनियर्स का एकेडमिक विक्टिमाइजेशन देखा हो, जिन्होंने अब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्टिजन रोल देखा हो, जिन्होंने 10:30 बजे पार्क के ताले खोल दिए थे ताकि आतिशबाजी हो सके,
पूरे कानूनों को ताक पे रखते हुए जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अलगाववादी छात्रों के साथ मिलकर के उनकी सेलिब्रेशन को हवा दी, ऐसे माहौल में ये स्टूडेंट्स कैसे रह पाएंगे? वो दहशत में हैं। उनको अपने सीनियर्स के साथ क्या हुआ ये भी मालूम है, उनको वहां की पूरी व्यवस्था किस तरह से एक तरफा हो गई है ये भी मालूम है, और अब उन्होंने पुलिस की बर्बरियत भी देख ली है। इसलिए उनके परिवार जो उनके प्रति चिंतित रहते हैं, वे स्वयं जो अपने करियर के प्रति चिंतित रहते हैं और जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको उनकी मांगों पर गौर करना पड़ेगा। आपने हाथ पांव तोड़ करके उनको हॉस्पिटल में भिजवा रखा है। आज आप उनकी आप बीती पर, उनके अनुभवों पर अगर अपने सिद्धांतों की कूची फेरेंगे तो मामला हल नहीं होगा। ओके, जफर इस्लाम जी, सबसे एक ट्रिकी सिचुएशन है अब बीजेपी के लिए। आगे आप कैसे इस पूरे मामले के साथ निपटेंगे कि जो आप एक पोजीशन, एक पोस्चर ले रहे हैं सारे देश में, वो शायद कश्मीर में काम ना करे, इस तरह से कम काम ना करे? देखिए, अब कश्मीर का जो मामला है इस वक्त, हमने पहले ही कहा कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है, उस निंदेय है, और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। 15 दिनों में रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि इस वक्त जो जिस तरह से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इस तरह से पॉलिटिसाइज ना करके उन छात्रों के एकेडमिक कैरियर के बारे में ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी कोशिश है, हमारी सरकार की प्राथमिकता इस वक्त ये है कि वहां अमन का माहौल क्रिएट हो, और बच्चे जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, 11 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने वाला है, वो एग्जाम आराम से कंप्लीट हो। जो बच्चे, उनके लिए भी प्रावधान किया है, जो बच्चे इस वक्त घर जाना चाहते हैं, थोड़ा इस्लाम साहब, लेकिन इसी तरह का एक आश्वासन आप लोगों को नहीं देना चाहिए कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ रहे हैं, खास करके ये देखते हुए कि इस तरह का एक बयान आया है प्रधानमंत्री ने आपके सुनील सेठी की तरफ से। और देखिए, बिल्कुल देना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने कई भाषणों में बोला है, जब वो कश्मीर भी गए थे, कि हम अब उन बच्चों को जो चाहे वो कश्मीरी बच्चे जो कश्मीर में रहते हैं या बाहर में पढ़ते हैं, उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। और कई बार ऑन रिकॉर्ड बोला है, मंत्री कश्मीर में जाके कुछ और बोलते हैं, दूसरे हिंदुस्तान में उनके मंत्री कुछ और बोलते हैं, सपोर्ट करेंगे, ये गलत है। इस पे कौन लगाम लगाएगा? जो आपके केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में, बिल्कुल अंत में शबनम लोन, बस एक 10 सेकंड में, बिल्कुल अंत में शबनम लोन, बस 10 सेकंड में, आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है इस वक्त जो कश्मीर में सिचुएशन है उसको ठंडक पहुंचाए, और अगर कोई गैप बन रहा है उस गैप को छोटा करे, उस गैप को ब्रिज करे। शबनम लोन, जस्ट अंत में प्लीज ब्रीफली। देखिए, एक बात है, आपको पता है कश्मीर इज अ सेंसिटिव स्टेट। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स हैं, इसको कश्मीर के बेसिक कॉज के साथ प्लीज इसको अमलगमेट मत कीजिए। मेरा यही मानना है कि ये अटर फेलियर था गवर्नमेंट का, लेकिन अब क्या हो सकता है इसमें यही है कि जो लोकल्स हैं और नॉन लोकल्स हैं, एक रेकंसाइलेशन कमेटी बननी चाहिए rather than blaming each other। और बिल्कुल सबसे ज्यादा पेरेंट्स, बिल्कुल पहले तो कैंपस की बात कैंपस में सुलझाया जाए, आपको कहना और शायद अंत में एक ये सवाल है, इसकी प्राथमिकता एक ही है कि वहां पर अमन का नहीं, एक मिनट अंत में, क्योंकि समय समाप्त हुआ है, शायद इसका समाधान, इसलिए मैं और सबका मैं ऑडियो थोड़ा डाउन करूंगी, क्योंकि लास्ट वर्ड मैं ही बोलना चाहती हूँ, सबका ऑडियो थोड़ा डाउन करूंगी। अंत में यही सवाल है कि क्या कश्मीरियों पर राज करके उनका दिल जीता जा सकता है, या फिर उस तरह का रिश्ता कायम करना होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके साथ छोड़ जाते हैं आप सबको। आज के आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार।